हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का लेसन नंबर 6 जैव प्रक्रम। फ्रेंड्स, इस लेसन में हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपायरेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लेसन नंबर 6 की लिंक शेयर की है, जहां पर आप जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट है उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रीशन। उत्सर्जन क्या होता है? विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में अनेक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। यह अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है। तो जब हम भोजन करते हैं तो बहुत सी क्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, कुछ लाभदायक पदार्थ बनते हैं और कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, तो उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। प्रमुख उत्सर्जी अंग। मानव शरीर में वृक्क अर्थात किडनी प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे जनरली पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन्स वगैरह में कि मनुष्य के उत्सर्जी अंग क्या हैं, तो आपको याद रखना है किडनी जो होती है वो हमारे उत्सर्जी अंग हैं। किडनी के अतिरिक्त मनुष्य में लिवर, स्किन, लंग्स अर्थात लिवर यकृत, स्किन अर्थात त्वचा, फेफड़े अर्थात लंग्स व आंत इंटेस्टाइन भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी। लेकिन ये सहायक अंगे मतलब लिवर, स्किन और लंग्स के द्वारा भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हमने पढ़ा कि हमारे उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी। तो अब किडनी की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। मनुष्य में एक जोड़ी सेम के बीज के आकार की किडनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, कितनी होती हैं किडनी? 2 किडनी होती हैं एक मनुष्य की बॉडी में, ठीक है। और कैसी होती हैं? देखने में सेम के बीज के आकार की होती हैं। लेफ्ट किडनी राइट किडनी से कुछ नीचे उदर गुहा अर्थात एब्डोमिनल कैविटी में कशेरुकदंड अर्थात वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर स्थित होती हैं। मतलब 2 किडनी होती हैं, वो कहाँ स्थित होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होती हैं। प्रत्येक किडनी बाहर की ओर उत्तल अर्थात कॉन्वेक्स, बाहर की ओर का सिरा क्या होता है? इसका उभरा हुआ होता है, मतलब उत्तल होता है। उत्तल को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। और अंदर की ओर अवतल अर्थात कॉनकेव होता है, मतलब अंदर की ओर थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। इसका बाहरी भाग गहरे रंग का होता है। इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है अर्थात कॉर्टेक्स जो है, जो मतलब उत्तल होता है, वो क्या होता है? गहरे रंग का होता है और इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं वो गहरे रंग का होता है। आगे हम पढ़ेंगे गहरे रंग का क्यों होता है। तथा भीतरी भाग हल्के रंग का होता है तथा मेड्यूला कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, किडनी जो होता है आउटर भाग जो होता है उसका उत्तल होता है और इनर पार्ट जो होता है वो अवतल होता है। आउटर भाग जो होता है गहरे रंग का होता है और उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर भाग जो होता है हल्के रंग का होता है जिसे मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला किनारे पर संकरा होकर पेल्विस बनाता है। ये मेड्यूला जो होता है किनारे पर थोड़ा सा पतला हो जाता है और वह पेल्विस बनाता है, और पेल्विस से यूरेटर निकलता है, या हम कह सकते हैं पेल्विस यूरेटर में खुलता है। किडनी में असंख्य कुंडलित और लंबी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। इन्हें नेफ्रॉन्स या यूनिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। मतलब क्या होता है, किडनी जो होती है वो भी अनेक छोटी छोटी स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं या यूनिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब ये है, किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? वो नेफ्रॉन है। जैसे हम जानते हैं ना, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, तो वही चीज़ है किडनी में। किडनी जो होती है किससे बनी होती है? नेफ्रॉन से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये देखा, ये होता है बाहर का पोर्शन कॉर्टेक्स, इनर होता है मेड्यूला। हमने ये भी पढ़ा कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? हमारी नेफ्रॉन। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम आगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे
ये देखिए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक ऊपर कप होता है और फिर नीचे इस तरीके से एक हेनले लूप होता है। ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हिंदी में कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, और साइड में होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो कप है बोमेन कैप्सूल जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, रुधिर आने की और ले जाने की, मतलब रुधिर आता है और रुधिर ले जाया जाता है, इस प्रकार की इसमें जो होती हैं नलिकाएं होती हैं। तो ये जो बोमेन कैप्सूल होता है, ये जो होता है कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में होता है, और बाकी जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये होता है मेड्यूला में। अब यहाँ पे चूँकि ब्लड जो होता है 90% जो किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई होता है वो वाला ब्लड होता है, इस वजह से ये डार्क रंग की होती है। जबकि मेड्यूला में क्या होता है, जो हम हेनले लूप पढ़ेंगे आगे, वो चीज़ होती है, तो इसलिए ये थोड़ा लाइट कलर का होता है। तो फिलहाल ये किडनी की स्ट्रक्चर होती है, बाहर की ओर डबल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद इसके जो डार्क वाला पोर्शन है वो कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला पोर्शन मेड्यूला होता है। किडनी अनेक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन से बनी होती है। उसके बाद रीनल वेन और रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी द्वारा क्या होता है, ब्लड किडनी के अंदर जाता है, और रीनल वेन के द्वारा किडनी से बाहर निकलता है। फ्रेंड्स किडनी क्या करती हैं, ब्लड को साफ करने का काम करती हैं, फिल्टर करने का काम करती हैं। फिर यहाँ से ये फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद जो होता है, जो वेस्ट जो सही भाग है, शुद्ध ब्लड है, वो तो बॉडी में सप्लाई हो जाता है, और जो अशुद्ध रखते हैं उसे मतलब जो इम्प्योरिटीज़ हैं ब्लड के साथ, वो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं यूरेटर के द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स अभी पढ़ेंगे हम इस चीज़ को, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमने यहाँ पढ़ा कि किडनी जो होती है यानी एक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन्स की बनी होती है, तो हम यहाँ पे एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ेंगे। प्रत्येक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में बाहर की ओर एक कप जैसी संरचना होती है जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर की ओर एक कप जैसी संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद क्या है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर कोशिकाओं का एक जाल होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो देखिए हम कैप्सूल के अंदर क्या है, कोशिकाओं का एक जाल सा बना दिया हमने जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अभिवाही धमनी अर्थात एफरेंट आर्टियोल तथा अपवाही धमनी इफरेंट आर्टियोल मिलकर ग्लोमेरुलस बनाते हैं। यहाँ ये शब्द रह गया है, ग्लोमेरुलस कौन बनाते हैं, एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल। एफरेंट मतलब अभिवाही धमनी, ये क्या करती हैं, ब्लड को लाती हैं, इस कप के अंदर ब्लड को लेके आती हैं, और इफरेंट आर्टियोल जो छना हुआ ब्लड होता है उसे ले जाने का काम करती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बोमेन्स कैप्सूल से एक नली निकलती है जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। अब यहाँ से एक नली निकली जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा हमने। अब ये नीचे की ओर क्या होती है, हेनले लूप से जुड़ती है। जो यू शेप्ड होता है हेनले लूप, ये नीचे की ओर हेनले लूप से जुड़ गई। उसके बाद क्या होता है, हेनले लूप का दूसरा सिरा आगे बढ़कर दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ता है। तो देखिए हेनले लूप का जो दूसरा सिरा है वो आगे की ओर बढ़ के क्या हुआ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल TUBULE या फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ गया, जो आगे बढ़कर यूरेटर में खुलता है। तो ये हमने क्या किया, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ ली। अब इसकी होता क्या है वो देखते हैं हम, क्रियाविधि। ग्लोमेरुलस में रुधिर वाहिनी से रुधिर प्रवेश करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ रुधिर का दाब बढ़ जाता है, जिससे प्रोटीन व रुधिर कोशिकाओं को छोड़कर रुधिर का अधिकांश भाग ग्लोमेरुलस से छनकर बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लड आया एफरेंट आर्टियोल के द्वारा। अब ब्लड जो था ग्लोमेरुलस क्या हुआ, एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल जो थी इन्होंने एक जाल सा बना लिया, ये हो गया ग्लोमेरुलस। तो बोमेन कैप्सूल के द्वारा क्या हुआ, जो ब्लड सेल्स थी और ब्लड में जो प्रोटीन थी वो तो नहीं छनेगी, लेकिन बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो चीज़ छन जाती हैं बोमेन कैप्सूल के द्वारा, और बाकी चीज़ें क्या हुआ वो इफरेंट आर्टियोल के द्वारा चली गई, और जो छनी हुई चीज़ें थी वो इसमें आ गई। फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आई, हेनले लूप में आई, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आई। तो क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ थे वो तो इनके द्वारा अवशोषित कर लिए गए, और जो हानिकारक पदार्थ थे वो क्या हुआ, आगे की ओर बढ़ते चले गए यूरेटर के द्वारा शरीर से बाहर, यूरेटर में पहुँचे, यूरेटर में फिर मूत्र के रूप में अर्थात यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए गए। तो फ्रेंड्स देखते हैं,
जिससे प्रोटीन व रुधिर कोशिकाओं को छोड़कर रुधिर का अधिकांश भाग ग्लोमेरुलस से छनकर बुमिन्स कैप्सूल में आ जाता है। इस छने हुए द्रव में क्या होता है? जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, लवण आदि होते हैं। अब ये छना हुआ द्रव क्या हुआ? समीपस्थ कुंडलित नलिका हेनले लूप दूरस्थ कुंडलित नलिका से गुजरता है, जहाँ छने हुए जल से लाभदायक पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं। जो भी लाभदायक चीज़ें हैं वो इस नलिका में एब्जॉर्ब हो जाती हैं तथा यूरिया, यूरिक अम्ल, जल व अन्य हानिकारक पदार्थ यूरिन के रूप में यूरेटर में पहुंचा दिए जाते हैं, जहां से इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यही पढ़ा। जो एफरेंट आर्टियोल थी, ब्लड और अनेक वेस्ट मटेरियल जो था वो लेके आई। एफरेंट आर्टियोल क्या था? वो जो वेस्ट मटेरियल था वो तो नीचे आ गया, और जो ब्लड सेल्स थी और प्रोटीन थी वो एफरेंट आर्टियोल के द्वारा चली गई। अब वेस्ट मटेरियल इसमें आया, तो यहाँ पे भी पूरी नलिका में क्या हुआ? जो लाभदायक पदार्थ थे शरीर के लिए वो तो इनमें एब्जॉर्ब हो गए। हेनले लूप, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब हो गए, और जो शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ थे वो यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए गए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आदि। तो फ्रेंड्स, अब ये लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।